I want everyone to be seated fast. But on the left side, settle down jaldi. We have to start at 6:15. Jaldi in the middle. Shh. क्या पब्लिक है बाबा. ओके चलो तो स्टार्ट करूं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू. Perfect. Let's get started. Okay. Good evening, everyone. I said good evening, all of you. Do you want to continue like this? Then we'll do one thing. We'll cancel the lecture. क्या फायदा? बाहर जाके बात कर लो आराम से. थोड़ा decency, professional course pursue कर रहे हो. What is wrong with you? You need to understand that the break of 15 minutes is not for you to go out and have snacks. The break of 15 minutes is just for you not to have a lecture for 15 minutes. That's the objective. You're not here for a picnic. Please understand that. And ideally, it's going to be just 1 hour session on a daily basis. 1 घंटे के बाद में आपका लास्ट लेक्चर ऐसे में खत्म हो जाएगा. थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि आपको टाइम पे आना पड़ेगा so that we can start on time. 2-3 minutes is understandable, but if we spend 15-20 minutes like this, what will happen is the lecture will go till 7:30 every day. Why do you want to do that? Please be little realistic about it. ठीक है? चलो. Anyways, without wasting time, we'll continue. We'll start with a new subject that is called as strategic management. Now, let me give you an overview of this subject first, and then we will discuss what will be our approach. Now, I want pin drop silence. I don't want to see anyone talking. Perfect. देखो, fortunately, आप सब लोग फाउंडेशन में बीसी के पढ़ के आए हैं. तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज अ सिलेबस यू कैन से अप टू सम एक्सटेंट एक्सटेंशन है आपके बीसीके का. मतलब नया सिलेबस स्पेसिफिकली बोलता हूं, ऐसा लगेगा ये क्लियर कट बीसीके का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि आपको मालूम रहेगा इन द न्यू सिलेबस उन्होंने फाउंडेशन में से बीसीके निकाल दिया है एंड जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स था उसको इंक्लूड किया है. बराबर है कि नहीं है? तो उन्होंने आपके बीसीके के चैप्टर नंबर 2 को फिर से ऐसे में डाल दिया है. मतलब स्टार्टिंग कैसे हुआ था? जो आपका बीसीके का चैप्टर नंबर 2 था बिजनेस एनवायरनमेंट, याद है क्या? वो ओरिजिनली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट था. उन्होंने वहां से डिलीट किया, बीसीके में ऐड किया. अब बीसीके डिलीट किया तो वो चैप्टर फिर से ऐसे में ऐड कर दिया. बात समझ में आया है क्या? इट्स जस्ट दैट जब वो चैप्टर्स हम अलग अलग पढ़ना शुरू करेंगे आपको पता चलेगा उन्होंने कहां अलग अलग एरियाज के अंदर उस चैप्टर को ऐड किया है. वही आपका स्वॉट एनालिसिस अगर आपने सुना होगा, कुछ पेस्टल एनालिसिस सुना होगा आपने, याद है क्या? माइक्रो मैक्रो फैक्टर्स आपके मस्त सब आने वाला है. फिर आपने सुना होगा थोड़ा सा एफडीआई एफआई, याद आया क्या? थोड़े उसके कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे. मतलब ऐसा लगेगा लिटरली कि बहुत सारा जो एस्पेक्ट्स बीसीके का था वो उन्होंने वापस से इंटीग्रेट कर दिया है. ओरिजिनली ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ही पार्ट था. उन्होंने पता नहीं क्यों सोच करके पहले बीसीके बनाया, अब उनको फिर से थॉट प्रोसेस चेंज हो गया. मतलब ऐसा खेलते रहते हैं आइडियली. तो एक फायदा है, कुछ कुछ चीजें आपके लिए ऑलमोस्ट एकदम रिपीटेटिव लगेगी, सिंपल लगेगी, आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी. मैं इंश्योर करूंगा कि जो आप ऑलरेडी बीसीके में पढ़ के आए हो उसको हम
स्टार्ट में डिस्कशन करने के बजाय थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. विल ट्राई टू डिस्कस न्यू एस्पेक्ट्स फर्स्ट, क्योंकि वो रिपीटेड रहेगा, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, और बाद में अगर एक बार दो बार अच्छे से रीड किया तो भी हमारा काम हो जाएगा. स्किप कुछ भी नहीं करेंगे, डिस्कस तो उससे वापस से करेंगे ही करेंगे, बट थोड़ा सा लेटर स्टेज ऑफ बैच में करेंगे, नॉट एट द इनिशियल स्टेज आइडियली. नाउ इफ यू आस्क मी दिस सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसको बनाने के पीछे आपका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या था? बहुत सारे लोगों को लगेगा, मतलब लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन, सर ये पढ़ करके मैं कोई बिजनेस शुरू कर सकता है क्या? आई डोंट थिंक सो. उसके हिसाब से सब्जेक्ट लिखा है. अगर आपको लग रहा है कि मैं RIL जैसा बिजनेस शुरू कर लूंगा, या कोई भी अदानी ग्रुप वापस भागना शुरू हो गया है उसके जैसा कोई अगर बिजनेस कर लूंगा, ऑब्वियसली आपको मालूम है ना क्यों ऐसा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कोई भी ऐसा फालतू के रिपोर्ट के ऊपर रिलाई नहीं करने का. यू नो दैट राइट? So indirectly, it's basically getting a clean sheet. I hope you understand that. In simple words, it's like getting a clean sheet. और आज से आप हेडिंग देखना शुरू करेंगे that Mr. अदानी जी की जो आपकी नेटवर्थ है वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगी आइडियली. And then in the few days, it is going to be a revision once again. पूरा का पूरा दिखाएंगे. साइकिल है पूरा का पूरा, obviously. अभी जाने देते हैं, उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. बट पॉइंट ये है, इस सब्जेक्ट से ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि बिजनेस आइडिया क्या है वो मिल जाएगा मेरे को, या बिजनेस स्टार्ट करने के स्टेप्स क्या है. दैट इज नॉट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. द सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉर्मली टॉट इन बिजनेस स्कूल्स. इसका लॉजिक ये है कि जब मैं एक ऑलरेडी कन्वेंशनल बिजनेस जो चल रहा है, या मे बी अनकन्वेंशनल बिजनेस है बट ऑलरेडी बिजनेस इज इन प्रोग्रेस, इस बिजनेस को हम एक्सपैंड कैसे करें, इस बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजाइज कैसे करें, इस बिजनेस के अंदर अगर हमें चैलेंजेस आ रहे हैं उसे हम कैसे ओवरकम करें, वो थॉट प्रोसेस के साथ सब्जेक्ट बनाया है. दिस सब्जेक्ट विल नॉट टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई अ न्यू बिजनेस आइडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. वो थॉट प्रोसेस नहीं है. नॉर्मली ये पढ़ाया जाता है बिजनेस स्कूल के अंदर, ताकि उन MBA ग्रेजुएट्स को हायर करके बिजनेस के अंदर लीडरशिप रोल दिया जाए, ताकि वो एक रनिंग बिजनेस को और नए स्केल पे लेके जाएं. ये आपने सुना होगा कभी कभी बिजनेसेस विच आर नॉट डूइंग ग्रेट दे नीड अ टर्न अराउंड. सुना क्या वर्ड ऐसा? बीसीए में कुछ डेफिनेशंस थे. एक होता है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, याद आया क्या? लाइक क्लासिक एग्जांपल टाटा मोटर्स. लाइक बिफोर कोविड कितना बुरा कंडीशन था, एंड टुडे यू सी लाइक इट्स अ क्लासिक टर्न अराउंड एग्जांपल आइडियली. ऐसा सिमिलरली टाटा ग्रुप एयर इंडिया के लिए भी करने का ट्राई कर रहा है. अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है. करंट सिचुएशन इज प्रीटी बैड इफ यू आस्क मी अबाउट एयर इंडिया. बट ऐसे स्ट्रेटजीज क्या होते हैं, इन स्ट्रेटजी को कब लगाना चाहिए, इन स्ट्रेटजीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो इस सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा. मतलब इस सब्जेक्ट में ऐसा मान के चलिए देयर इज अ रनिंग बिजनेस, you understand that business, you analyze that business, and then you decide what is right for you and what is not right for you. This is not about telling you how to start a startup. आप अपना business कैसे शुरू करेंगे, वो approach बिल्कुल नहीं है. I'll be very honest with you because we have to be very much careful that हमको हमारे syllabus के एक circle के अंदर तो हमेशा रहना चाहिए, because it's going to be 50 mark का weightage, and trust me, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑडिट के अंदर आप मेजर डिफरेंस पूछेंगे फ्रॉम ICAI पॉइंट ऑफ व्यू. एक डिफरेंस है, इन ऑडिट आप एक्चुअली में इंपॉर्टेंट वर्ड सीख करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं. इन SM यू कैन डू इट. इन SM ICAI हैज अ क्लियर एक्सपेक्टेशन. जो आपके साथ BCK में हुआ, जहां पर आपको समझा, आपने सिर्फ आंसर लिख दिया MCQ में, बराबर है कि नहीं है? जस्ट इमेजिन वो सेम सिलेबस अगर याद करना होता तो क्या होता, वो अब होगा. समझा क्या मेरा बात? नाउ दिस हैज अ 15 मार्क का MCQ वेटेज ऑब्वियसली आपके लिए, 35 मार्क प्योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है. यहां पर जेन्युइनली अपने को हेडिंग्स याद करने पड़ेंगे. आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, यहां पे रिक्वायरमेंट है. यहां पर थोड़ा लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकता है, बट वी हैव टू बी ट्राई टू बी वेरी क्लोज टू ICAI लैंग्वेज. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है बच्चों, this language will also be little bit open-ended because it's general management. तो कहीं कहीं ऐसा होगा आपको लगेगा मेरा लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, पर जब आप लिखने के लिए जाएंगे it may not make sense at all. Please understand, मतलब realistically ऐसा हो सकता है. It's like your OCM. You're understanding my point that your OCM answers अगर कोई एक प्रोफेशनल आदमी चेक करेगा तो समझ लीजिए क्या होगा. I hope you're understanding this, right? ये आपका लास्ट सेम सिचुएशन होने वाला है. हाँ, कुछ अच्छी चीजें बोलता हूं आइडियली. ऑनेस्टली एक बिजनेस स्कूल में बहुत सारी चीजें, लाइक फॉर एग्जांपल आपके जो दुनिया के सबसे बड़े कंसल्टिंग फर्म्स है, जैसे ऑडिट में हमने बात किया था PwC, EY, KPMG, डेलॉइट, बट कंसल्टिंग वर्ल्ड में वी हैव BCG,
वी हैव मैकेंजी, हैव यू हर्ड ऑफ दीज नेम्स? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हो गया, मैकेंजी हो गया, बेन एंड कंपनी हो गया, ये दुनिया के सबसे लीडिंग कंसल्टिंग कंपनीज है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन किया है दैट अगर एक बीसीजी बिजनेस को एनालाइज करके स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेगा तो उनका अप्रोच क्या होगा, मैकेंजी का मॉडल क्या बोलता है आइडियली। मतलब ये ना बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेंगे। वो थॉट प्रोसेस से कुछ चैप्टर्स लिखें, कुछ कंटेंट जेन्युइनली बहुत बढ़िया है। मतलब इट विल बिकम अ बेस फॉर यू गाइस। अगर आप फ्यूचर में कभी भी लेट्स से मैनेजमेंट पढ़ने के लिए जाते हैं या लेट्स से पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं बट गॉड फॉरबिड अगर आपको 10 साल बाद 15 साल बाद अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है एंड लेट्स से यू आर डूइंग अ ग्रेट लीडरशिप रोल इन अ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एफएमसीजी हो कुछ भी हो, तो आपके पास में जो बेसिक मैनेजमेंट के मंत्रास हैं, जो बेसिक मैनेजमेंट के रूल्स हैं, वो आपके दिमाग में रहेंगे और वो चीज डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। उस थॉट प्रोसेस से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने अप्रोच करना है। प्लीज ध्यान रखना, वापस से यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी रनिंग है, उसे कैसे एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग करना है, दैट इज आवर थॉट प्रोसेस। नाउ सर, आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर्स क्या हैं, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए एंड व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये हमारा आज का प्राइमरी डिस्कशन होगा। सबसे पहले आईसीआई ने ओल्ड सिलेबस में रखे थे 8 चैप्टर, नाउ दे आर श्रिंक्ड इनटू 5 चैप्टर्स। तो आपको लगेगा वापस से नंबर ऑफ चैप्टर्स 8 से 5 हो गए, बट ट्रस्ट मी नंबर ऑफ पेजेस 25 से 50 बढ़ गए। मतलब लिटरली अगर आप मुझे देखेंगे तो पहले अच्छा क्या था, एटलीस्ट हर चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन निकालूंगा, ये पढ़ के जाऊंगा और हर चैप्टर का इक्वल वेटेज। अच्छा इधर प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरी चैप्टर इज इक्वल वेटेज, तो कोई चैप्टर छोड़ ही नहीं सकते आप, आपको सारे चैप्टर पढ़ने ही पड़ते। बात समझ में आया क्या? एंड पहले था कि 8 में से हर चैप्टर में से कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले, वो पढ़े, प्रैक्टिस किया, हो गया। अब ये इंडिविजुअल एक चैप्टर में इतना कंटेंट आ गया है, डू यू गेट माय पॉइंट? इसमें भी फॉर्चुनेटली 2 चैप्टर छोटे हैं पर 3 तो काफी वास्ट है। मतलब इधर अब मुझे वापस टाइम इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा कंपैरेटिवली। आई हैव टू लुक फॉर राइट क्वेश्चंस, समझना है, फिर क्वेश्चंस के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना है और फिर हमारा राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि हम एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें। ये हो गया थॉट प्रोसेस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 5 चैप्टर है, पहले 8 थे, उनको श्रिंक करके 5 बना दिया है। मेजॉरिटी सब्जेक्ट 80% एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। 20% कुछ चीजें उन्होंने ओल्ड सिलेबस से डिलीट कर दी, नए में कुछ नए मॉडल्स एंड मेथड्स को इंक्लूड कर दिया है जो अच्छे हैं, डिस्कशन करने में मजा आएगा डेफिनेटली। इवन आई एम एक्साइटेड, कुछ नया पढ़ाने को मिलेगा। ऐसा बहुत रेयरली होता है बट स्टिल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बट 5 चैप्टर ऐसा कुछ भी चैप्टर नहीं जो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। सर मेरे को समझेगा कब? जब आपको एक प्रोसेस समझेगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ अ बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो आपके मॉड्यूल में नहीं है, पर मेरा बात सुनना, ये समझ में आया तो आगे के 5 चैप्टर्स लॉजिकल लगेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ वेरी वेरी बेसिक्स। सर सबसे पहले मैनेजमेंट वर्ड क्या है पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजी क्या है पढ़ेंगे, बट इन जनरल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में वो बोलने का ट्राई क्या कर रहे हैं। अज्यूम कीजिए आई एम आईटीसी, एक कंपनी है, ठीक है। अब आईटीसी बिजनेस आपको पता है कितने अलग अलग सेगमेंट्स में या डाइवर्सिफिकेशन आपको अवेयरनेस है। लाइक आईटीसी का होटल बिजनेस भी है, टबैको का बिजनेस भी है, बराबर है क्या नहीं है, पेपर प्रोडक्ट्स भी है, बराबर है, एफएमसीजी भी है, यू नो द थोड़ा एटलीस्ट आइडिया रहेगा आपको अलग अलग बिजनेसेस का, बराबर है क्या। अब एक बात बताओ, क्या आईटीसी का सारा बिजनेस आउट परफॉर्म कर रहा है? क्या इक्वली अच्छा परफॉर्म कर रहा है सारा का सारा बिजनेस? नहीं, वो किसी भी बिजनेस में नहीं हो सकता, राइट। कुछ सेगमेंट आपके बहुत अच्छे होंगे, कुछ सेगमेंट ओके होंगे और कुछ सेगमेंट बुरे होंगे। बट कैन आई से, डोंट यू थिंक मेरे बिजनेस में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। There is something called as portfolio of products and services. अगर आप आईटीसी का पोर्टफोलियो देखेंगे उसमें होटल वाला बिजनेस भी आएगा, टबैको प्रोडक्ट्स आएगा, पेपर प्रोडक्ट आएगा, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स आएंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब आपका ईपी नूडल वगैरह, आपको एफएमसीजी में भी अगर सेगमेंटेशन करना है, उनका आशीर्वाद आटा अलग से बिजनेस है, बराबर है क्या नहीं है आइडियली। मतलब उनके कुछ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, मतलब हर सेगमेंट में भी और सब सेगमेंट हो सकते हैं। तो सर सबसे पहला चीज आता है, आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एनालाइज कीजिए, इसको बोलते हैं वेयर आर वी। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। मतलब सर सबसे पहले अपने करंट सिचुएशन को एनालाइज करके समझो हम कौन से बिजनेसेस में एक्सेल कर रहे हैं, क्या बिजनेसेस हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं, किन बिजनेसेस में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इज इट साउंडिंग लाइक स्वॉट एनालिसिस? कुछ याद आ रहा है क्या? SWOT याद आ रहा है क्या?
स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल होते हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल। कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्या आइडियली? मतलब वेयर आर वी के लिए आप पहले खुद के ऊपर स्वॉट एनालिसिस कीजिए। इसको स्वॉट एनालिसिस बोल दो, या दूसरे शब्दों में सिचुएशन एनालिसिस बोल दो। क्या बोल दो? सिचुएशन। मेरा करंट सिचुएशन क्या है ये एनालाइज करो। मतलब खुद के स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पता होने चाहिए। ये होता है स्टेप नंबर 1, वेयर आर वी। यहां से ये बोलते हैं वेयर वी वॉन्ट टू बी। मतलब हर बिजनेस सोचेगा आज मेरा प्रेजेंट अगर यहां पर है, मैं यहां से कहां जाना चाहता हूं। वेयर वी वॉन्ट टू बी का मतलब क्या है? हम 5 साल में, 10 साल में कैसा विजन रखते हैं, हम क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं। हर बिजनेस इस थॉट प्रोसेस से अगर सोचेगा तो ही वो डिफाइन कर पाएगा कि फ्रॉम माई current situation, that is my present, what I want to achieve in future. Like for example, आपने RIL का एनुअल रिपोर्ट का आज फर्स्ट पैराग्राफ दिखाया था मैंने आपको, that the vision for Indian economy, where the Mr. Mukesh Ambani is trying to convey that Indian economy can see a $40 trillion number. Can I say it's indirectly a visionary number for the entire country? Is it like a visionary number for the entire country? Similarly, हर बिजनेस अपने लिए अलग अलग सेगमेंट के लिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। तो मतलब सर पहला स्टेप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी ना ऑडिट जैसे एक प्रोसेस है, इसके अंदर भी स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो पहला स्टेप होता है वेयर आर वी। मतलब करंट सिचुएशन को एनालाइज करो, हमारे बिजनेस के स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे बिजनेस के वीकनेसेस क्या है, हम कहां अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कहां बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद में आप जाएंगे स्टेप नंबर 2, दैट इज वेयर वी वांट टू बी। आज एक छोटा एग्जांपल शेयर करता हूं, आज ही रीड किया मैंने। एमजी मोटर्स साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद जेएसडब्ल्यू इंडिया। रीड किया क्या आपने? आइडियली क्यों किया ऐसा? क्या लगता है आपको? ये आज या कल का न्यूज है मेरे हिसाब से, आई डोंट रिमेंबर इट, थोड़ा अभी आज या कल का न्यूज है। मैंने देखा कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप इन यूके लंदन दे साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एमजी मोटर्स। अब एमजी मोटर्स एक्चुअली में ब्रिटिश नाम है, बट एक्चुअली में ओन्ड बाय चाइनीज है। आई एम टेलिंग यू, मतलब इट्स द फेस इज ब्रिटिश कंपनी, डू यू गेट माय पॉइंट? बट बैकएंड पे जो पूरा कंट्रोल और धंधा है वो चाइनीज बिजनेस है, समझ लो। एंड यू नो हाउ मेक इन इंडिया इज पिकिंग अप इन इंडिया। अरे बराबर है क्या नहीं है? सो मेक इन इंडिया इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर एनी मैन्युफैक्चरर ऑफ चाइना। इफ आई थिंक अबाउट इट, तो एमजी इंडिया में एंटर करके कुछ साल हुआ है ये सोचते हुए कि ऑटोमोबाइल सेगमेंट ग्रो करेगा और मेरे को इधर अच्छा मार्केट शेयर मिलेगा। और मेरे को समझ में आ रहा है ये इकोनॉमी में मेक इन इंडिया जो थॉट प्रोसेस है वो भी इंटीग्रेट हो गया है। तो सर कोई ना कोई एक तरीका लेके आना पड़ेगा जिससे लगेगा आई एम ऑल्सो मेक इन इंडिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सर अमेजॉन होकर के भी बोलता है इंडिया के घर की दुकान। हाउ इज अमेजॉन इंडियन? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? Are you understanding this? This is playing with the mindset. This is how strategic decisions are made. That I need to find someone in India to get that Indian tag. मेरे को Indian tag दिखाना जरूरी है। Starbucks. Why having an alliance with Tatas? Because you need a local person to run your businesses. And also at the same time, उनका loyalty मेरे को pass on करके मिलेगा ideally. तो मतलब इस थॉट प्रोसेस से स्टारबक्स जैसा बिजनेस, एमजी जैसा बिजनेस भी अगर अलायंसेस फॉर्म करता है, जॉइंट वेंचर्स फॉर्म करता है अलग अलग इकोनॉमीज में, दीज आर ऑल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ये डिसीजन लेने के पहले वो सोचते होंगे ना आज एमजी का इंडिया में करंट सिचुएशन क्या है, हमारा क्या प्रोडक्ट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम एमजी मोटर्स का इंडिया के अंदर क्या फ्यूचर देखते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल इफ ईवीज आर गोइंग टू पिक अप, एमजी मेक्स लॉट ऑफ गुड ईवीज, बट इंडिया के अंदर एक ही प्रोडक्ट है उनका अभी तक। एमजी के ऐसे बहुत कार्स आते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया में नंबर ऑफ कार्स का जो पोर्टफोलियो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि अभी तक उनके लिए एक नया एंट्री है कंट्री के अंदर। दे नीड टू बी वेरी केयरफुल बिफोर एक्सपैंडिंग देयर ऑपरेशंस, सोच समझ के, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए चाइनीज कंपनीज को बैन करने के लिए गए तो एमजी को भी बैन कर देंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सेम ओप्पो वीवो के साथ भी हुआ बैकलैशिंग। सो सेम प्रॉब्लम मेरे धंधे में भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो बिजनेस डिसीजन लेने वाला आदमी सोचेगा कि नहीं सोचेगा। सिमिलरली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस यही बोलता है, पहले समझो वेयर आर यू, यहां से डिफाइन करो वेयर यू वांट टू बी, अपना गोल, अपना विजन, मिशन बनाओ। अब सर आपने डिफाइन कर लिया है कि आपका प्रेजेंट इधर है, आपका फ्यूचर इधर है, तो डिसाइड करना पड़ेगा ना हाउ कैन वी रीच देयर। इसके लिए आएंगे अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस। कुछ सुने होंगे वर्ड, एक्सपेंशन करना चाहिए बिजनेस का,
या बिजनेस को लिक्विडेट कर देना चाहिए, या टर्न अराउंड करना चाहिए, ये सब अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस हैं। वो अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस बोलते हैं हाउ कैन वी रीच वेयर आर विजन इज। तो मतलब सर स्टेप 1 वेयर आर वी, नंबर 2 वेयर वी वांट टू बी, एंड हाउ कैन वी रीच देयर, दैट इज माई स्टेप नंबर 3। उसके अंदर हम अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस ढूंढेंगे। यहां आता है अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसके लिए एक वर्ड आएगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, फिर आएगा एक बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, फिर आएगा फंक्शनल लेवल। पुराना जो सिलेबस था बहुत लॉजिकल सीक्वेंस में था, बिकॉज उनको चैप्टर्स कम करने थे। ट्रस्ट में, आई थिंक एसएम का सिलेबस सबसे लास्ट में बनाया उन्होंने, सब मेरे को लगता है, तो उनको लास्ट में समझा नहीं। आई थिंक दे वर सिटिंग लेट एट नाइट 1 o'clock और 2 o'clock। साउंड्स लाइक अ जोक, पर इधर से छोड़, इधर नहीं आ रहा, नंबर 2 में डाल दे, ये नहीं लिखना, चैप्टर 1 में डाल दे, देख लेंगे बाद में क्या होता है। सिलेबस तो सेम ही है अल्टीमेटली, जैसा कट पेस्ट करने का है, कौन से चैप्टर में क्या फिट करने का सोचा ही नहीं। मतलब बहुत इलॉजिकल डिसीजन है, मतलब कुछ कुछ पॉइंट तो देख के लगेगा दिस डजंट फिट इन चैप्टर 1, दिस शुड गो टू चैप्टर 3। इस लॉजिकल सीक्वेंस में फिट ही नहीं होता। ये पुराना सिलेबस बहुत लॉजिकल था सीक्वेंस वाइज, अब ना हैपेजार्ड हो गया है। तो अपने को एक अपना प्रोसेस फॉलो करना है, डिस्कस सब करेंगे, बट ये नहीं बोल सकते कि आईसीए का चैप्टर 1 एज इट इज सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसे आएगी जो पहले नहीं समझेगी और बाद में समझ में आएगी आइडियली, तो सीक्वेंस को उनको चेंज करना पड़ गया। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजीज आएंगे, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। अच्छा, 3 लेवल क्या होते हैं, क्यों हमें स्ट्रेटेजीज पढ़नी पड़ेगी, आपको धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि वही हमारे पूरे सब्जेक्ट का पार्ट है। सर अभी के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में पहला स्टेप था वेयर वी आर, दैट इज वेयर आर वी। Number 2 where we want to be, how can we reach there, find the strategy options। फिर उन अलग अलग स्ट्रेटेजीज को इवेल्युएट करो। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे मैं, टाटा ग्रुप अक्वायर्ड एयर इंडिया, व्हाट इज द करंट स्ट्रेटेजी दे आर अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू यू? क्या कर रहे हो एयर इंडिया के साथ में आज? विस्तारा को मर्ज कर दिया, पता है आपको ये चीज? अच्छा, और क्या कर रहे हैं? व्हाट इज एयर इंडिया डूइंग राइट नाउ? क्या स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं आपके? बाय द वे पीडब्ल्यूसी इज द कंसल्टेंट राइट नाउ, they've hired PwC for the consulting purpose। for the first time consulting के लिए इंडिया में 2 डिजिट में फीस मिल रहा है, crores I'm talking about। तो इंडिया में 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ कंसल्टिंग के लिए मिलना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब लिटरली इम्पॉसिबल है, बट PW इंडिया इज एक्चुअली चार्जिंग रफली अराउंड 30-31 CR ओनली फॉर कंसल्टिंग टू एयर इंडिया। एंड इट्स अ रेयर एग्जाम्पल, बट एक्चुअली में एयर इंडिया को इतना सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड चाहिए। अब एक बात मेरा बांध के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूं, सिर्फ गूगल पे जाके सर्च करना, लास्ट 4 से 5 महीने में आफ्टर टाटाज एक्विजिशन ऑफ एयर इंडिया कितने एयर इंडिया के फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं, कितने एयर इंडिया के फ्लाइट्स के अंदर पानी गिर रहा है उसका कंप्लेन आ रहा है, कितने एयर इंडिया के फ्लाइट के अंदर कॉकरोच मिला आपके सीट के अंदर इसका कंप्लेन आ रहा है। मतलब आप सिर्फ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस क्लास, I'm not talking about economy. There is something called as economy, premium economy, business, first class, बराबर है कि नहीं है? I'm talking about those problems and I'm telling you because the aircrafts are very old and आपने एक न्यूज भी देखा होगा, Air India placed the biggest order. They had to because existing थोड़ा मशीनरी जो पूरा पूरा खराब हो चुका है. The entire machinery is gone. मतलब the aircrafts what they're flying. So can I say it's a pure rebuilding of business completely. इस फेज के अंदर ऐसा होगा ही होगा दैट आप ये चैलेंजेस फेस करेंगे, क्योंकि आप धंधा बंद नहीं कर सकते हो। आपने इतना बड़ा बिजनेस अक्वायर किया, यू कांट से जब तक नया फ्लाइट नहीं आएगा हम उड़ेंगे ही नहीं। इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन एल्स, समवन एल्स विल गेन द मार्केट शेयर इमीडिएटली, बराबर है कि नहीं है? जब जेट एयरवेज गिरा, स्पाइसजेट उड़ गया, क्योंकि ऑब्वियसली इसका मार्केट शेयर अगर गिर रहा है, किसी और को तो गेन करना पड़ेगा ना यार। पीपल विल नॉट स्टॉप फ्लाइंग, someone will have to get this ideally। ये कॉन्ट्रा ट्रेड होता है कि अगर तुम्हारे एक पर्टिकुलर बिजनेस में, एक इंडस्ट्री में 3-4 प्लेयर ही हैं, एक प्लेयर अगर बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, खत्म हो रहा है, तो बाकी 2 या 3 को कुछ ना कुछ फायदा होने ही वाला है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये इंडस्ट्री इतना लिमिटेड प्लेयर्स का है कि ये चैलेंज आने ही वाला था 100%। तो कैन आई से वो पूरा बिजनेस ही रीबिल्ड कर रहे फ्रॉम स्क्रैच। जस्ट इमेजिन स्टार्टिंग विथ लॉयल्टी प्रोग्राम बनाना। याद है कि एक जमाने में जेट एयरवेज का लॉयल्टी प्रोग्राम था, जेट प्रिविलेज करके लॉयल्टी प्रोग्राम था, शायद आप जब बच्चे रहेंगे तब का बात है, सो वेरी ओल्ड प्रोग्राम आइडियली। वैसा ही एयर इंडिया प्रोग्राम लेकर के है, मतलब दे आर फॉलोइंग द राइट स्टेप्स पूरा का पूरा। बट ऑब्वियसली ये जो पीरियड रहेगा अगले 1 साल का, इनके लिए नेगेटिव न्यूज आते जाएगी एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। दैट्स हाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर मेड। हमने सोच लिया है कि बिजनेस बंद नहीं करना है, तो अगर बिजनेस चलाएंगे लोग कंप्लेन तो करेंगे, समझ रहे हो मेरे बात? कंप्लेन तो आने ही वाला है, ये प्रिपेयर्ड है,
ये सोच के बिजनेस रनिंग है, बट क्योंकि बिजनेस बंद करने का जो कॉस्ट है दैट इज हायर देन द कंप्लेन वाला कॉस्ट। समझ में आएगा मेरे पास? सो इट्स अ डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, कि भाई कंप्लेन आएगा, मैनेज कर लेंगे, तो लास्ट में बोल देंगे टाटा ग्रुप है। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दिस, हम अच्छा करने का ट्राई कर रहे हैं, वी ट्राई टू यूज आवर रेपुटेशन एज अ शील्ड। हमसे गलती हो गई, हम सॉरी बोलते हैं, पर हम ठीक कर देंगे। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस कैन बी यूज्ड एज अ मैकेनिज्म, बिकॉज समटाइम्स इन बिजनेस देयर इज नो अदर अपॉर्चुनिटी, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता है। थोड़ा बात समझ में आएगा? अब आता है स्टेप नंबर 4 और 5। अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स जो थे उनको एनालाइज करो एंड आपके सही स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो। सर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के बाद में फिर देखना पड़ता है स्ट्रेटेजी वर्क हुआ कि नहीं हुआ, हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं हुए। इस तरीके से आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का 5 स्टेप प्रोसेस काम करता है। 2 मिनट के लिए एक प्रोसेस का डायग्राम दिखाता हूं, वो देखिएगा शांति से, फिर इसको मैं आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट से रिलेट करता हूं। एंड ट्रस्ट मी, आपका सब्जेक्ट जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई चैलेंजिंग चीज नहीं है। ये जो ओवरव्यू था, आप सोचेंगे अननेसेसरली 30 मिनट्स के लिए इनको क्यों बताया गया, बट ट्रस्ट मी, ये ओवरव्यू आने वाले पूरे जो आपके 60 आवर्स का जर्नी रहेगा उसमें बहुत काम में आएगा, बिकॉज यही चीज आपको बार बार वो कनेक्ट करके बताती जाएगी कि हां मैं अभी भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर हूं। लेट्स लुक एट द प्रोसेस, प्रोबेबली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो, आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के एंड में मैंने एक हेडिंग दिया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, एंड क्लियरली बोला है इट इज नॉट कवर्ड इन योर आईसीआई मॉड्यूल। क्लियरली, मतलब जानबूझ चैप्टर के एंड में डाला है इसीलिए, ताकि यू नो कब आप मुझे कम से कम ट्रबल करो, पर इसको मैं कट नहीं कर सकता हूं, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये चीज जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। इसके बिना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया ही नहीं जा सकता। लुक एट दिस डायग्राम फॉर 2 मिनट्स। स्टेज 1, वेयर आर वी नाउ? दिस रिक्वायर्स योर SW, शॉर्ट के अंदर भी 2 पॉइंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एनालिसिस, फाइंडिंग आउट आज की तारीख में हम किधर अच्छे हैं और किधर बुरे हैं, आज की तारीख में क्या अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा नहीं चल रहा है। ये चीज का अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अवेयर दैट मेरे बिजनेस में व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन। इसके बिना आपका आगे का सारा डिसीजन मेकिंग पक्का गलत होगा। इफ यू आर राइडिंग हाई कि नहीं मेरा धंधा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बट एक्चुअली के अंदर रियलिटी इज नॉट लाइक दैट, एंड यू गो फॉर मेजर एक्सपेंशन, आप सिग्निफिकेंट लॉसेस करके बैठ जाएंगे, आपको फायदा नहीं होने वाला है। दैट इज व्हाई रियलिटी चेक स्टेज 1 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखो स्टेज 2 में क्या बोलता है, वेयर वी वांट टू बी। एंड्स का मतलब होता है इधर आएगा मेरा विजन, इधर आएंगे मेरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सुने क्या वर्ड, ऐसा कुछ आइडियल है? डोंट वरी, सब चीज पे निबंध है, विजन के ऊपर निबंध है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे निबंध है। सिर्फ प्रोसेस समझाना होता तो मेरे को बहुत मजा आता था। दर्द है कि विजन का डेफिनेशन पढ़ा हो, विजन बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स चाहिए वो लिखा हो आइडियली। एंड ट्रस्ट मी, कुछ कुछ चीजें फाइनली उन्होंने डिलीट कर दी है, एंड आई एम हैप्पी। कुछ कुछ चीजें जो बहुत ही घटिया थी, डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड पर्पस। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इस लेवल तक का कंटेंट था। डिफरेंस बिटवीन शेयर्ड विजन एंड विजन शेयर्ड। हाँ एक्चुअली डिफरेंस है, मैं बताऊंगा तुमको, आइडियली गलत नहीं है। प्रॉब्लम है वो लिखो कैसे 4 मार्क के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? घबराओ मत, तुमको रियलिटी चेक दे रहा हूं, समझने के लिए मजा आएगा। थोड़ा एफर्ट कहां डालना पड़ेगा आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। सो देयर आर गुड थिंग्स एज वेल एज बैड थिंग्स। अभी के लिए प्रोसेस में स्टेप नंबर 1, वेयर आर वी नाउ, फ्रॉम देयर वी आर डिसाइडिंग वेयर वी वांट टू बी। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। रीड स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, हाउ माइट वी गेट देयर। मतलब एग्जैक्टली मेरे पास में अलग अलग स्ट्रैटेजी के ऑप्शंस क्या क्या हैं। आई वॉन्ट टू नो माई स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव्स, आई वॉन्ट टू नो माई स्ट्रैटेजी के ऑल्टरनेटिव्स। क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करके मैं अचीव कर सकता हूं, वो हमारा आधा सिलेबस है। आपके आधे सिलेबस में कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, फोकस स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी लिखा हुआ है। क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि तू स्टेप नंबर 3 में है, इसलिए सोचना पड़ेगा। तुझे तब पता नहीं चलेगा, वो बोलेंगे माइकल पोर्टर के 3 स्ट्रैटेजी है, याद कर लो, तीनों में डिफरेंस क्या समझ लो आइडियली, और एक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, 4 मार्क के लिए लिख लो आइडियली। पर मुझे पता तो होना चाहिए मैं स्ट्रेटेजी क्यों पढ़ रहा हूं। इसीलिए क्योंकि सर मुझे बिजनेस में डिसाइड करना है कि फ्रॉम प्रेजेंट व्हेन आई वांट टू रीच एट माय फ्यूचर,
ऑप्शंस क्या क्या है, इसीलिए मैं स्ट्रेटजीज के बारे में सोच रहा हूं। फिर आएगा स्ट्रेटजीज ढूंढने के बाद में देखो इवैल्यूएशन, विच वे इज द बेस्ट। कैन आई से कोई एक सिंगल ऑल्टरनेटिव थोड़ी होगा यार, हर बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आपके लिए सही ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, वो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। वो आएगा स्टेप नंबर 4 के अंदर। फिर जो आपने सही ऑल्टरनेटिव सोचा है, सही स्ट्रेटेजी जो आपने सोचा है, उसे आप क्या करने के लिए जाएंगे, इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे। एंड इंप्लीमेंट करके फिर से रीथिंक करेंगे, क्या मैं वहां पहुंचा जहां मैं पहुंचना चाहता था। दैट इज हाउ कैन वी एंश्योर अराइवल। मतलब डिड आई अचीव माई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिड आई अचीव माई विजन विच आई वॉन्टेड टू अचीव इन 5 years। वो मेरा आखिरी स्टेप होता है कि हमने इंप्लीमेंट किया और हमारे विजन को अचीव किया। नॉर्मली ये 5 चीजें मिलके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कहलाता है। आपके सिलेबस में ये 5 चीजें ऐसे नहीं है, हर एक चीज को टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। हर सही पॉइंट पे आपको मैं रिकलेक्ट करवाते रहूंगा। कि आपको बेसिक मीनिंग ऑफ दीज 5 पॉइंट समझ में आया है क्या? अगर ये समझा तो मैं भी आईसीआई के लेवल पे आने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दिस। डू यू अंडरस्टैंड बेसिक मीनिंग ऑफ दिस प्रोसेस? 1 मिनट के लिए सिर्फ सोच लीजिए। सर एक बिजनेस को सोचना है, करंट सिचुएशन क्या है, कहां जाना चाहता हूं, ऑप्शंस क्या क्या है, सही ऑप्शन को चूज करना चाहता हूं, उसे इंप्लीमेंट करके इंश्योर करना चाहता हूं that I achieve what I wanted to achieve. This is strategic management in reality. Is this clear to you? Now we will start with ICI level. Notebooks given exceeding. आ जाइए। क्या हो गया? फर्स्ट, हाँ फर्स्ट हेडिंग। सॉरी, अच्छा आपने ये तो लिखा ही नहीं होगा। हाँ नोटबुक्स लिखिए फर्स्ट हेडिंग, माय बैड। नोटबुक्स फर्स्ट हेडिंग, प्रिफरेबली एसएम के लिए भी एक सेपरेट नोटबुक एंड स्मॉलर वन। वी विल नॉट नीड मोर देन 150 to 180 पेजेस ऑन अ हायर साइड। इधर समरी बनाना और जरूरी है। क्या हो गया? 150 पेजेस इज फाइन नो? क्या तुमको बेटा ये से फर्स्ट चैप्टर है, 5 चैप्टर है, तुमको ऐसा मजाक? ऑडिट में 400 पेज। हाँ ऑडिट का सिलेबस 650-700 पेज का है। इट्स ओके। नोटबुक्स आज तुम्हारा फर्स्ट डे है ना, तुमको भी ऐसा लगेगा, इट्स ओके। नोटबुक्स गिवन एक्स हेडिंग, रादर द फर्स्ट हेडिंग आइडियली। मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट। चैप्टर 1 थोड़ा ब्लेंड है, इसके बाद जो चैप्टर 4 पे डायरेक्टली जाएंगे उधर बहुत मजा आएगा। बट 4 डायरेक्टली रेफर करना सेंसिबल नहीं है, सिर्फ एक्साइटिंग लगेगा, ज्यादा समझेगा नहीं। यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? बट आई वुड वांट एक्साइटमेंट के साथ में समझना भी चाहिए। तो चैप्टर 1 को बेयर करना पड़ेगा, एक बेस बिल्ड करना पड़ेगा। चैप्टर 4 में टेक ऑफ हो जाएगा। दैट इज वेयर यू विल स्टार्ट लाइकिंग कि हाँ एक्चुअली में कंसल्टिंग फर्म क्या सोचता है, कैसे वर्क करता है। वो थॉट प्रोसेस तुम्हारा चैप्टर 4 के अंदर जेन्युइनली पिकअप होना शुरू होगा। अभी के लिए मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या है सुनिए। स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट, 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। ये डिवाइड करेंगे, पहले मैनेजमेंट बताएंगे आपको क्या होता है, फिर स्ट्रैटेजी बताएंगे और फिर बोलेंगे अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी वेरी बेसिक। ओसीएम में बताया होगा मैनेजमेंट क्या है, नहीं याद है मैं बताता हूं। मैनेजमेंट के 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। एक, जो इंपॉर्टेंट लोग आपके बिजनेस को रन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग आपके बिजनेस के लिए डिसीजन लेते हैं, उन लोगों को हम मैनेजमेंट बोल सकते हैं। सो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस, वी कैन कॉल दीज पीपल एज मैनेजमेंट। एंड दूसरा चीज, ये डिसीजन लेने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ता है, रिसोर्सेस को लेकर के आना पड़ता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, डायरेक्शन देना पड़ता है, काम को रिव्यू एंड कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसा कुछ याद है क्या? प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कुछ याद आया होगा? वो भी आपका मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले जो लोग बिजनेस को रन करते हैं, जो लोग बिजनेस के लिए डिसीजन लेते हैं, वो लोग मैनेजमेंट है। एंड ये लोग जो काम करते हैं वो भी मैनेजमेंट है। अरे थोड़ा याद आया क्या तुमको? उसी में पढ़ाया होगा ये, थोड़ा पक्का याद आया क्या?
मतलब इट इज फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ व्यू. वन इज कौन लोग ये काम कर रहे हैं, एंड ये लोग जो काम कर रहे हैं उस चीज को भी क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट. लेट्स गो थ्रू योर आईसीआई का स्टडी मटेरियल. मैनेजमेंट के बारे में वो क्या बोलने का ट्राई कर रहा है. आइए लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट. पॉइंट नंबर 1 पढ़िए मेरे साथ में. देखो, मैनेजमेंट इज थॉट एंड डिस्कस्ड फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ व्यूज. पहला, रेफरेंस टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग इंचार्ज हैं फॉर द डे टू डे बिजनेस अफेयर्स. मतलब मैनेजमेंट इंक्लूड्स द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू रन अ बिजनेस. नोटबुक में जाइए, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट डैश करके लिखिए. मैनेजमेंट is used in the following two ways. Number A, it refers to a key group of people. It refers to a key group of people who are in charge of day to day, who are in charge of a day to day business affairs, who are in charge of day to day business affairs in an organization, who are in charge of day to day business affairs इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये लोग भी हमारे लिए क्या कहलाएंगे, मैनेजमेंट कहलाएंगे. ये बेसिक सा मीनिंग हो गया. आगे सेंटेंस पढ़िए, देखो क्या बोलता है. सर, मैनेजमेंट का मेजर काम है मेकिंग इट अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी. मतलब मेरा बिजनेस का पर्पस होना चाहिए, मेरा बिजनेस बराबर से काम करना चाहिए, उसके लिए सारे सही डिसीजन लेना, ये काम किसका है, मैनेजमेंट का है. मतलब मैनेजमेंट इज सेट ऑफ पीपल हु इज मेकिंग ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर मी. कैन आई से मैनेजमेंट विल इंक्लूड माई कंपनी का सीईओ, इट विल इंक्लूड माई सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर. सुना है क्या आपने ये चीज? हैव यू हर्ड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सीएफओ? Then have you heard of COO? Chief Operating Officer? Yes or no? अब सर आप और अलग अलग फैंसी डेजिग्नेशंस यूज कर सकते हैं. कुछ लोग बोलेंगे हमारे इधर चेयरपर्सन का मेजर काम होता है, कोई बोलेंगे यहां पर हमारे जो लेट्स से फॉर एग्जांपल डायरेक्टर है, वी यूज द वर्ड डायरेक्टर ओनली फॉर दिस. सो सब्जेक्टिव है. ये वो लोग हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि भाई डे टू डे बेसिस पे इस बिजनेस को रन करना, मैनेज करना आपका काम है. वो लोग क्या कहलाएंगे, मैनेजमेंट कहलाएंगे. इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? अरे बराबर है क्या? अब पॉइंट नंबर बी लिखने से पहले अगला पॉइंट ऑफ व्यू पढ़िए. देखिए, द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड विथ सेट ऑफ अ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, जो एक मैनेजमेंट कैरी आउट करता है. मतलब ऊपर वाले लोग जब ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ याद आ रहा है क्या? कोई भी चीज के लिए प्लान करना, रिसोर्सेस को साथ में ला करके ऑर्गेनाइज करना, सही डायरेक्शन देना, हायरिंग राइट सेट ऑफ पीपल फॉर राइट जॉब, यस और नो, एंड देन कंट्रोलिंग. मतलब वंस योर डायरेक्शंस आर बीइंग इंप्लीमेंटेड, वो बराबर से काम करता है कि नहीं करता है, ये रिव्यू करना. ये सारी एक्टिविटीज भी कलेक्टिवली क्या कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है. तो पहला था कौन लोग मैनेजमेंट कहलाते हैं, एंड वो लोग जो डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं, व्हाट डिसीजंस दे टेक, वो चीज भी मैनेजमेंट कहलाता है. राइट डाउन पॉइंट नंबर बी. मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड, management is also used with reference to a set of interrelated functions and processes, set of interrelated functions and processes which are carried out, set of interrelated functions and processes which are carried out by above group of people, carried out by above group of people. अगर मैंने मैनेजमेंट लिख दिया तो सेंटेंस का लॉजिक खत्म हो जाएगा.
तो ये प्रोसेस कौन फॉलो कर रहा है? ऊपर वाले लोग। इन्होंने मैनेजमेंट ही लिखा है, बट नॉर्मली ये प्रोसेस कौन कैरी आउट कर रहा है? ऊपर वाले लोग, द पीपल हु आर इन चार्ज। When they carry out these functions, then it is called as management. मतलब basically people is also management. What they do is also management. समझा गया मेरा बात? सिंपल चीज, मैनेजमेंट मैनेज करता है, तो वो जो मैनेज करता है उसकी भी सेम एक्टिविटीज है आइडियली, कॉमा सच एज above group of people, comma such as functions related to planning, such as functions related to planning, comma organizing, planning, comma organizing, comma staffing, comma directing and controlling, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बेसिकली टाइम पास है। इंपॉर्टेंट लोग जो बिजनेस को रन करते हैं वो मैनेजमेंट है, एंड हर दिन जो वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं उसके लिए उनका जो डिसीजन मेकिंग के लिए प्लान ऑफ एक्शन हो गया, रिसोर्सेस साथ में लेके आना, उन्हें इंप्लीमेंट करना, उन्हें रिव्यू करना, वो चीज भी क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। बेसिक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है क्या? अरे हाँ या ना? एमसीक्यू में आ सकता है, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। देखो एसएम के अंदर एक अच्छा फायदा है, इधर मेरे पास करेक्ट इनकरेक्ट नहीं आता, इधर मेरे पास में 15 मार्क का एमसीक्यू, 35 मार्क का क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव, उसमें हर क्वेश्चन 5 मार्क का होता है एवरेज। अब सिंपल चीज है, जहां पर आपको जिस हेडिंग में 5 सब हेडिंग ना मिले उधर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चेकिंग कैसे करेगा ना? समझ में आया क्या मेरा बात? मतलब जिधर अगर आपको लगे कि मस्त पैराग्राफ्स लिखे हैं, कोई हेडिंग नहीं है, कोई चेक करने का मैकेनिज्म नहीं है, उधर क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको आइडियली, मतलब वेरी रेयरली, मतलब तुम्हारा किस्मत बहुत ही खराब निकलना चाहिए उसके लिए कि उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा कभी पूछ लिया। अदरवाइज नॉर्मली मैं पढ़ा हूं क्वेश्चन कितने पूछेगा, चैप्टर 1 के क्वेश्चन में भी प्रिडिक्ट करके आपको लिस्ट दे सकता हूं। एडवांटेजेस के अंदर मस्त 5-6 पॉइंट रहेंगे, इधर आओ दिखाता हूं तुमको। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग हो जाएगा। एडवांटेजेस दिख रहा है क्या? ए बी सी डी ई एफ जी आई, दिख रहा है क्या आइडियली? इधर 5 पॉइंट अपने को याद करने पड़ेंगे। लिमिटेशंस पॉइंट दिख रहा है क्या आपको? वापस से ए 1 2 3 4 दिख रहा है क्या आइडियली? ऐसा 4-5 पॉइंट्स अगर अच्छा है, मतलब इधर प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का है। अगर तुमको लगता है मैं ऐसा फेंक रहा है तो तुम एक काम करो, May 19 से अभी तक के सारे पेपर निकाल लो, चैप्टर 1 के तुमको मैं सारे अटेम्प्ट के क्वेश्चन की लिस्ट दे देता हूं, तू मैच कर लेना, सब मैच हो जाएंगे 100%। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इधर, क्योंकि चेकिंग कैसे करेंगे? अरे तुम एक दिस सब्जेक्ट शुड नॉट बी टेस्टेड थ्रू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। यू आर टीचिंग मैनेजमेंट, रादर इफ यू गो टू अ बिजनेस स्कूल लाइक ISB, you tell the ISB professor we are teaching strategic management like this, where we are making them write that management can be these 2 words, उसको स्ट्रेस आ जाएगा कि हमने बिजनेस स्कूल्स क्या सोच के बनाया है। You're understanding my point? मैं मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बोल रहा हूं आपको। अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेरी बैड। द गुड थिंग इज कुछ चीजें नहीं सीखने को मिलेगी। एटलीस्ट फॉर एग्जांपल BCG मॉडल क्या है, मैकेंजी मॉडल क्या है, ऐसे तो आप पढ़ने वाले थे नहीं, इसी बहाने कुछ तो पढ़ लोगे। माइकल पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल क्या है, कम से कम चलो वो मॉडल सुनने को तो मिलेगा। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, तुम अगर वो 5 मिनट याद करके जाओगे और तुमने वो मॉडल को अप्लाई करना नहीं सोचा तो लग जाएगी। Rather, I'll tell you story of a friend. This person applied in ITC, Internal Audit Department. ये डिटेल में स्टोरी कभी तो ऑडिट में बताऊंगा, एक शॉर्टकट में बात बोलता हूं। वो डर गया, उसका पहला इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे था। वो बोला पोस्ट क्वालिफिकेशन आई एम अप्लाइंग फॉर अ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, व्हाई दिस पर्सन इज आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट BCG मॉडल, मैकेंजी मॉडल जो SM में है, आफ्टर क्वालिफाइंग। Are you understanding this? He thought why? Because internal audit का ITC के पास एक in-house department है। ITC is highly diversified business। वो जो आपका जोक था ना, internal auditor can be employee of a company, वो एक्चुअली लॉजिक अप्लाई होता है फॉर अ कंपनी लाइक ITC। तुम्हारा बिजनेस इतना हाईली डाइवर्सिफाइड है कि तुमको एक सेपरेट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रखना पड़ता है। उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जिसके अंदर हर साल
5 से 7 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया जाता है व्हेन दे क्वालिफाई एंड दे गो फॉर योर कैंपस रिक्रूटमेंट ऑफ आईसीआई। क्योंकि इंटरनल एग्जांपल सोचो शांति से, याद है नेस्ले मैगी बैन कर दिया था, याद है क्या आइडियली कि लेड कंपोनेंट ज्यादा है, ऐसा वैसा, नॉट हेल्दी, बैन कर दो, बराबर है कि नहीं है? थिंक अबाउट ईपी नूडल। ईपी नूडल इज अ प्रोडक्ट बाय आईटीसी, चलता नहीं है, अरे बराबर है, पर है तो प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट और नॉट आइडियली, यस और नो। उसके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को भी भाग के जाना पड़ा होगा ना देखने के लिए कि हम भी तो नॉन कंप्लायंस वो नहीं कर रहे जो मैगी कर रहा है। अरे बात समझ में आया क्या? मेरा कौन सा डिपार्टमेंट काम करेगा? आई नीड अ इन हाउस डिपार्टमेंट बिकॉज मैं इतने प्रोडक्ट्स में डील करता हूं। दूसरा एग्जांपल, रीड अबाउट दिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पतंजलि क्रिएटेड दिस रूमर अगेंस्ट आशीर्वाद आटा। जो आईटीसी का आशीर्वाद आटा है, आटे के अंदर कुछ तो व्हाइट व्हाइट ग्रेन्स आता है, वो गलत चीज है, आपके हेल्थ को खराब कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। आईटीसी ने अपने हर फिजिकल एडवर्टाइजमेंट तो किए ही किए, हर फिजिकल स्टोर्स जहां पे सबसे आपके जो टाटा वगैरह के जो रिलायंस मार्ट, डी मार्ट, जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जहां पे वो आशीर्वाद आटा बड़ी क्वांटिटी में बिकता है, उन्होंने थर्ड पार्टी को हायर करके एक इंसान को वहां खड़ा किया, ये बताने के लिए कस्टमर आए तो ये जो व्हाइट है ना, ये काम की चीज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? मतलब बिकॉज यू आर बीइंग अटैक्ड बाय अनदर बिजनेस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। स्ट्रेटेजिकली मुझे रेस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा कि नहीं रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा भाई? So, मैं आपको वही समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि मतलब कुछ चीजें जेन्युइनली बहुत बढ़िया है, मतलब सच्ची में। तो जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ना, वो इन हाउस रहता है आईटीसी में। व्हेन दे आर हायरिंग समवन, उसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है? मेरा बिजनेस बराबर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरे बिजनेस में क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो कैन आई से समवन हु अंडरस्टैंड्स अ बिजनेस, समवन हु अंडरस्टैंड्स बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, वो ये काम कर पाएगा। So the ITC internal audit department had 8 rounds of interviews at that time, 2013 I'm talking about. Out of 8 rounds, first 2 rounds, first one very specifically was entirely on portfolio analysis. Because they said तुमने इतना basic background verification करना चाहिए कि ITC में कितना प्रोडक्ट है और हम इन प्रोडक्ट्स को कैसे मैनेज करते हैं। अब हम आपको हायर कर रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट में जहां पर आपका काम यही है। एक एग्जांपल सोचो, आईटीसी का टोबैको प्रोडक्ट, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग, कोरेगांव भीमा, इधर ही होता है, सिगरेट फैक्ट्री इधर, समझ लो। पर टोबैको कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू कंपोनेंट। अब धीरे धीरे उस पर डिपेंडेंसी कम हो रहा है, बट एक जमाने में तो हेवी डिपेंडेंसी था। सो वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ मशीनरी जो हमको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नंबर 1 मेंटेन करने में हेल्प करे। अगर इतना कंजम्पशन है तो मेरे पास में प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन उतना नहीं करेगा तो मार्केट में ब्लैक में प्राइस बढ़ जाएगा, जो रजनीगंधा का होता है व्हेन इट इज बैंड इन सर्टेन स्टेट्स। अरे महाराष्ट्र में ही हुआ था, अभी आज की तरह कंडीशन नहीं पता मेरे को, आई डोंट नो, बात आई एम जस्ट टेलिंग यू। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या आपको? आई एम जस्ट ट्राइंग टू से गाइस, आप जो पढ़ रहे हैं अप टू सम एक्सटेंट थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि हमको थोड़ा सा आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। प्लीज मेरे को एक्सक्यूज करना, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे तुमको पास भी करवाना है। So I want to show you nice dreams, but with reality. Is this clear to you? Do you understand basic meaning of the word management? अरे हाँ यार, नोटबुक में जाइए। Let's go to point number 2. अब हम पढ़ेंगे आपके ICI के हिसाब से स्ट्रेटेजी क्या होती है। Write down point number 2. Concept of strategy. मैनेजमेंट में और कुछ भी नहीं है, इतना ही था। Point number 2. Concept of strategy. सर इसका डेफिनेशन तो पढ़ा है हमने बीसीके में। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी पढ़ा है क्या कभी? ऐसा कुछ याद नहीं है सर। अब तो बस प्रेस्टीज पॉइंट में एंटर किधर से होते हैं, बाहर किधर से जाते हैं, इतना याद है। पूरा जिंदगी इधर निकल गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। ऐसा हो रहा है ना तुम्हारे साथ में? आई अंडरस्टैंड, वी कांट डू एनीथिंग। व्हाट इज स्ट्रेटेजी? सुना है आपने शायद कि वॉर के अंदर ये वर्ड बनाया था, स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान। How can you outsmart your enemy? When you make a plan to outsmart your enemy, it's called as strategy. ऐसा आईसीआई ने लिखा है, सही लिखा है, गलत नहीं है, बट ऐसा लिखते हैं वो लोग। देखो स्ट्रेटेजी का फर्स्ट पॉइंट, ओह वेरी टफ, मीनिंग पढ़ना पड़ेगा आपको स्ट्रेटेजी का। दिस इज वेरी टफ। और टिपिकल डिक्शनरी विल डिफाइन द वर्ड स्ट्रेटेजी एज समथिंग यू हैव टू डू विद वॉर। देखो, यू हैव टू फाइंड अ वे टू विन ओवर योर एनिमी। मतलब ऐसा कोई भी एक प्लान बनाने का। नाउ लेट्स टॉक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एक इंटरेस्टिंग वर्ड है जो आगे बहुत काम में आएगा। द वर्ड इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
द वर्ड इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. मतलब आई शुड हैव एन एज ओवर माई कॉम्पिटिटर. आई शुड हैव एन एज ओवर माई कॉम्पिटिटर. अब ये डिफाइन करना ना बहुत सब्जेक्टिव है, एंड इसके ऊपर जेन्युइनली बहुत रिसर्च हुआ है. मतलब आपके सिलेबस में उस रिसर्च के अच्छे एलिमेंट्स को लिखा है, विच इज नाइस, एंड द वर्ड इज ब्रिलियंट. लुक एट द वर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सिंपल शब्दों में किसी ना किसी तरीके से मुझे ऐसा बिजनेस एज मिलना चाहिए ओवर माई कॉम्पिटिटर. सर ये कैसे हो सकता है? इट कैन बी पॉसिबल इन मल्टीपल वेज. एक एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल बेसिक बीकॉम लेवल एग्जाम्पल. दो कंपनीज है, एक है एक्स एक वाई. ठीक है, एक्स का रेवेन्यू कंपोनेंट 100 CR, बट उनका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है लेट्स से 20. कहना इसे वो 20% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं नेट लेवल पे. सर कंपनी वाई सेम इंडस्ट्री के अंदर, समझ रहे हो, रेवेन्यू में भी 50 CR, बट दे वर्क एट अ मार्जिन ऑफ 60%. मतलब उनके पास 30 CR का नेट प्रॉफिट है. अरे 30 CR नेट प्रॉफिट मतलब 30% हो गया ना यार, मतलब सॉरी 60% हो गया कि नहीं हो गया 30 CR. तो कहना इसे सिमिलर बिजनेस, लेसर रेवेन्यू कंपेरेटिवली बट हायर प्रॉफिटेबिलिटी. बिकॉज हो सकता है हम मे भी एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में काम कर रहे हैं, उस ज्योग्राफिकल एरिया में हमारा मार्केट शेयर बहुत हाई है, एंड उस ज्योग्राफिकल एरिया में प्रीमियम प्राइस चार्ज करने का ऑप्शन है. हो सकता है, सब्जेक्टिव है, मतलब हर धंधे के अंदर सिचुएशन अलग अलग हो सकता है. तो कहना इसे वाई हैज एन एज ओवर एक्स. वाई हैज एन एज ओवर एक्स. इफ आई लुक एट द मार्जिन कि ये 20% पे काम कर रहा है और ये 60% पे काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है वाई हैज एन एज, बट सब्जेक्टिव है. हो सकता है X was also working at 60% before they went global. अरे हाँ या ना, X का भी जब मार्केट शेयर लिमिटेड था, ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन लिमिटेड था, वो सिर्फ एक कंट्री में थे, तो मार्केट शेयर अच्छा था, मार्जिन भी बढ़िया था. जैसे ही वो ग्लोबल हुआ, खर्चा बढ़ गया सडनली, एंड लेट्स से मे बी नए मार्केट से उतना पैसा नहीं आया जितना उसने सोचा था, तो इससे उसके ओवरऑल मार्जिन कम हो जाएंगे ना यार. मतलब आपको हमेशा सिचुएशन को सब्जेक्टिव मानते हुए अच्छे से इवैल्यूएट करना है. आप डायरेक्टली किसी ने फैक्ट बोला कि इसका मार्जिन 20% है, इसका मार्जिन 60% है, ये बेटर है, ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हो. दोनों का हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, दोनों का प्रेजेंट स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? देखो सच्ची में ये समझ पाओगे तो ये स्ट्रेटेजीज जेन्युइनली समझेगी आपको, वरना याद क्या करना है मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी, पर आपको थोड़ा सा सोचने का ट्राई करना पड़ेगा. कैन आई से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज सो ओपन एंडेड कि मुझे किसी न किसी तरीके से फायदा मिले ओवर एंड अबव माय कॉम्पिटिटर. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इट्स अ वेरी क्लीशे एग्जांपल, बहुत सालों से दुनिया भर के लोग बोलते हैं, पर मैं फिर से बोलता हूं. व्हाई एप्पल इज एप्पल. आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एप्पल, आई यूज बोथ, सैमसंग एप्पल, दोनों का अपना अपना अलग अलग फायदा है. मैं रैशनल आदमी, मुझे दोनों का एडवांटेज चाहिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. बट फ्रॉम मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मार्केट शेयर पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स टेक अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ यूएस इकोनॉमी. वहां पर अभी भी एप्पल का मार्केट शेयर इतना ज्यादा क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ अ आइडियोलॉजी जो उन्होंने लोगों के दिमाग में फिट कर दिया, दैट वी हैव सिंप्लीफाइड योर लाइफ, that we have made things so simple and so relevant and so logical, and we are maintaining privacy. The selling point today's time is privacy. We are not open. Do you get my point ideally? So can I say is just that selling one vision so much एक पॉइंट के बाद, और आपने उस ज्योग्राफिकल एरिया को ओन कर लिया है, एंड फॉर्चुनेटली उनको फायदा क्या हुआ? दे हैव कंट्रोल्ड दैट कंट्री जिसको दुनिया कॉपी करता है. एक लिटमस टेस्ट बोलता हूं, तुम साउथ कोरिया का कंपनी रहेगा, तुम मे बी जापान का कंपनी रहेगा, अगर तुमने प्रोडक्ट बना के यूएस में बेच दिया तो तुम दुनिया में किधर भी बेच सकता है. ये सिंपल रूल था, सिंपल रूल था, मतलब फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं. दैट इज व्हाई ऑल द कंपनीज अपने कंट्री से पहले यूएस जाएगा बेचने के लिए, उधर सक्सेसफुल हुआ तो किधर भी जाएगा. किया एंटर क्यों हुआ लेट इंडिया में? किया बहुत पुराना कंपनी है, इंडिया के लिए भी है, इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी. डू यू नो दैट? डू यू नो दैट? रादर किया का हालत इतना बुरा था 1990s में, Hyundai सेव्ड किया. यू डोंट नो दैट? Hyundai का सिस्टर कंसर्न है किया. Hyundai ने किया को सेव किया टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगाने में. When they went for expansion in US, Kia failed miserably. They were stamped for making the worst quality product.
only beautiful products. But the strength, the quality is pathetic because they were fighting against Toyota. They were fighting against Honda. Do you get my point? And Japanese companies had a great market share in US. उसके अगेंस्ट आपका साउथ कोरिया का किया लड़ रहा था. Are you understanding my point? Hyundai ने उसको फाइनेंशियल ट्रबल से बाहर निकाल करके, Hyundai के पास मेजॉरिटी स्टेक था. जब किया ने रिवाइव किया अपने आप को वापस से 2010 के बाद में, पहले उसने अपने आप को वापस प्रूव किया यूएस में कि नहीं मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है. जब उस कंट्री में एक्सेप्टेंस हुआ तब वो दूसरे कंट्री में गया है. उसके पहले किसी और कंट्री में एंटर नहीं हुआ. क्यों नहीं एंटर कर सकता था? रादर इफ किया वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया, इट्स चीपर देन यूएस 100%. But the doubt is whether people will accept my products or not in that country. Are you understanding that? ये conventional rules होते हैं बिजनेस के. ये जब आप बिजनेस के इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठेंगे, रीड करेंगे, तो आपको समझेगा कि आदमी क्यों एक बिजनेस ऐसा ही स्ट्रेटेजी चूज करता है देन एनीथिंग एल्स. तो बेसिकली बच्चों, स्ट्रेटेजी सिंपल है. आपका कोई भी एक गेम प्लान जिसके थ्रू आपको लगता है आपके जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर पाएंगे. एंड हर धंधे का एक ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. हर बिजनेस का आपने एफएमएस सुना होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. दैट वाज अ वेरी पर्सनल ऑब्जेक्टिव. If you think from a business point of view, the word is actually called as competitive advantage. अगर तुम्हारे पास में competitive advantage है तो wealth maximization अपने आप हो जाएगा. Because competitive advantage का मतलब क्या है? I earn better margins than my competitor. I have a better customer loyalty than my competitor. Yes or no? So I will outperform my competitor. तो मतलब मैं better profit पे काम करेगा ना यार, और better profitability पे काम करेगा, better expansion कर पाएगा, तो wealth creation automatically हो जाएगा. सो एक्चुअली फ्रॉम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपका मेन एक ऑब्जेक्टिव एक ही होता है. क्या सर? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. उसको अचीव करने के लिए जो भी आप प्लान बनाते हो वो प्लान कहलाता है स्ट्रेटेजी. वो प्लान क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजी. क्या बेसिक मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजी समझ में आया क्या? सिर्फ आज आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि मैनेजमेंट वर्ड क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, यह मैं प्योरली आईसीआई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं. जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, जब कल हिट करेंगे अपन, तो आपको अपने आप मेरा ये 5 वाला जो पॉइंट वाला डायग्राम है वो 100% याद आएगा. डोंट वरी अबाउट दिस. एंड दिस विल मेक योर थिंग्स सो मच सेंसिबल दैट यू विल रियलाइज इन द कमिंग 3 to 4 days धीरे धीरे. क्या अभी के लिए ये अप्रोच आपको समझा? हम क्या करेंगे, हर जो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे, उसका जो रेलेवेंट पार्ट लिखना है वो लिखेंगे, थोड़ा डिस्कशन के बेसिस के ऊपर आपको उसका अंडरस्टैंडिंग आ जाए. ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है. एंड ट्रस्ट मी, मेरे को पर्सनली पूछोगे, 1 hour सेशन फॉर एसएम इज लाइक अ डेजर्ट. मस्त आराम से 1 घंटा खत्म होगा, कब शुरू कब खत्म पता भी नहीं चलेगा आपको. आइडियली जेन्युइनली बोलता हूं. सो दिस सब्जेक्ट, मतलब आई फील दिस, एंड ये स्ट्रेटेजिकली you're understanding my point. I'm the only one in this building who teaches both audit and SM. You're understanding that. इसलिए टाइम शेड्यूलिंग ऐसा करना चाहिए कि अपना दोनों फिट हो जाए. I hope you understand this. This 1 hour according to me burden नहीं बनेगा सब्जेक्ट, एंड पैरेलली स्लोली कंप्लीट भी होते जाएगा. एंड थ्योरी का थोड़ा लिमिट में पढ़ा तो आदमी उसको एक्सेप्ट भी इजीली कर सकता है. आई होप आपको एक बेसिक चीज समझ में आया होगा. कल से हम SM को हिट करेंगे. Are we good? थैंक यू गाइज, एंजॉय. बस एक रिक्वेस्ट है, 6:15 शुरू करने दो तो आराम से हम 7:15 से 7:30 कंप्लीट कर पाएंगे. और कल मुझे याद दिलाना, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने का है. 1 प्रोजेक्ट व्हाट वी विल डू इन योर क्लास, जो हम बहुत साल पहले करते थे वापस से रिपीट करेंगे. रिमाइंड मी टुमारो. यस, डांस सॉन्ग नहीं होता बेटा इधर. थैंक यू गाइज, एंजॉय, हैव अ गुड डे, बाय बाय. थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स.